अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 3.2 टॉपिक दैट इज़ अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है अपने चैप्टर डायनामिक्स में वो जस्ट टर्म्स को डिस्कस किया है कि फोर्सेस क्या होती हैं, इनर्शिया क्या होता है बॉडी का एंड मोमेंटम क्या होता है. अब उसी चीज़ को फर्दर हम लेके चलेंगे, फोर्सेस को, इनर्शिया को, मोमेंटम को, एंड देन हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे अबाउट द मोशन. सो हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force act on it. मतलब बॉडी कंटिन्यू रखेगी अपनी मोशन को, कंटिन्यू इट्स मोशन और रेस्ट फॉर्म until no force apply on it. No force apply on it. अप्लाई या एक्ट ऑन इट. सो क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी जो है वो बॉडी कंटिन्यू कर रही है अपनी मोशन को या रेस्ट को तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी. इसी तरह से कि हम लोग कोई भी एग्जांपल को कंसीडर कर लें कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है. अब वो मूव तब तक करती रहेगी जब तक हम उसको खुद नहीं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे कि वो स्टॉप हो जाए. जिस तरह अगर हम एक कार की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो कार अगर हमने स्टार्ट कर ली है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे उस कोई फोर्स, ऐसी फोर्स जो उसको उसकी मोशन को रेजिस्ट कर सके. किस तरह से, जब तक हम ब्रेक्स अप्लाई नहीं करेंगे कार स्टॉप नहीं होगी. तो बॉडी ने क्या की, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखा अंटिल हमने जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की. इसी तरह अगर एक बॉडी या बुक जो है टेबल पे पड़ी हुई है तो वो जो है घंटे भी पड़ी रहेगी या सालों में पड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे कि हम उसकी स्टेट को, उसके जो है मोशन को या रेस्ट स्टेट को चेंज कर सकें. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही इस बारे में था कि बॉडीज जो है वो कंटिन्यू रखती हैं अपनी मोशन को या उन स्टेट ऑफ रेस्ट को अनटिल और अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए. इसी तरह हम लोग जो है एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्मूथ जो पाथ है उसके ऊपर बॉल को थ्रो करवाए तो वो बॉडी मूव करती रहेगी. ठीक है, वो बॉल जो है मूव करता रहेगा अनटिल हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप ना करें. अगर हम लोग उसी को एक इस तरह से यूं कर्व पाथ में या किसी और फॉर्म में जो है बॉल को थ्रो करवाएंगे तो सडनली क्या होगा, उसको जब वो यहाँ पे आएगी उसको स्टॉप होना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही हैं. तो इसीलिए बॉडीज जो हैं वो अपनी कंटिन्यू रखती हैं स्टेट्स को जब तक कि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए. इसी तरह अगर हम स्लाइड्स देख लें, स्विंग लेते हैं बच्चे, ठीक है, स्लाइड्स होती हैं उसमें, अगर वो स्लाइड बिल्कुल इस तरह से है तो वो क्या होगा, वो स्लाइड चलती रहेगी एंड जो बच्चा है वो स्लाइड लेता ही रहेगा अनटिल के उसके ऊपर यहाँ पे एंड पे जाके उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना कीजिए कि वो स्टॉप हो जाए, अदरवाइज वो गिर जाएगा. लेकिन अगर वो इसी तरह से किसी और फॉर्म में है कि उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो फॉर द टाइम बीइंग वो खुद ही अपने रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है. सो न्यूटन का लॉ जो है फर्स्ट है इन चीज़ों के अकॉर्डिंग कि बॉडी जो है वो या तो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी या वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. अब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया ये क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया में भी, इनर्शिया क्या है, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो कि रेजिस्ट करती है चेंजेस को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए. ठीक है, तो इनर्शिया अगर वो प्रॉपर्टी है बॉडी की तो हमारा फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है कि बॉडी जो है वो या तो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी या कंटिन्यूसली रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी. एंड लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है कि बॉडी जो है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स के जो चेंजेस हैं उनको रेजिस्ट करती है. इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया
एंड लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है कि बॉडी किस तरह से अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हो बस वगैरह में, ठीक है, ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई की है। अब हम जो मूव कर रहे थे, हम अपने अकॉर्डिंग, अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हम रेस्ट में थे कि हम जस्ट खड़े थे या बैठे थे। लेकिन अगर बाहर वाले ऑब्जर्वर्स के थ्रू देखा जाए, उनके रेफरेंस से देखा जाए, तो हम मूव कर रहे थे, ठीक है। तो अब बॉडी ने अपने जो है जो रेजिस्टेंस शो करनी है अगेंस्ट द चेंजेस, क्या ब्रेक अप्लाई हुई है, गाड़ी ने तो स्टॉप कर जाना है, बट हम थोड़ा सा बेंड होंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो वो बेंडिंग क्यों है? क्योंकि बॉडी अभी अपनी जो है स्टेट को मेंटेन कर रही है, अपने इनर्शिया के अकॉर्डिंगली वो रेजिस्ट कर रही है उन चेंजेस को कि मैं अगर रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहूँ, अगर मैं थोड़ी मूव कर रही हूँ तो मूव करती रहूँ। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को ही फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि वो बॉडी अपनी जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। सो ये हमारा था फर्स्ट लॉ। अब हम मूव करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की तरफ। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में क्या है कि जो है अगर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, अगर फोर्स अप्लाई हो रही है इट मीन्स बॉडी मूव कर रही है। अगर बॉडी मूव कर रही है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई डिस्टेंस कवर करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वेलोसिटी के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमें एक्सेलरेशन देंगे। इट मीन्स जब फोर्स लगी तो हमारे पास डायरेक्टली जो एक रिलेशन आया कि फोर्स जो है एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह अगर जो है अब हम देखेंगे कि फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा, कि अगर फोर्स ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, अगर फोर्स कम हो तो एक्सेलरेशन कैसा होगा। सो सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। मतलब जब नेट फोर्स कोई बॉडी पे अप्लाई की जा रही है तो उसकी वजह से वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास ज़रूर आएगा, एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, ठीक है। सो सबसे पहली बात क्या है, फोर्स अगर अप्लाई की है इट मीन्स एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है सेम डायरेक्शन में रहेगा जिसमें फोर्स अप्लाई की गई है, ठीक है। अगर फोर्स हम जो है आगे की तरफ लगा रहे हैं, लाइक एक ऑब्जेक्ट है, बॉल ले लें कोई भी, फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो इसमें इनर्शिया भी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मतलब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उसके 1/, की फॉर्म में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। तो हमें इस लॉ से पता चला कि सबसे पहले तो अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है इट मीन्स उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी दैट विल गिव अस द एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी दैट इज सिमिलर टू द फोर्स। सो एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसका मतलब है हमें सबसे पहले तो यहाँ एक मैथमेटिकल फॉर्म मिल रही है और इसी स्टेटमेंट से मिल रही है कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, या एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इसमें क्या है, अगर हम फोर्स का ये इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर फोर्स इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। वो किस तरह से कि अगर हम दो बॉडीज लेते हैं या दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बड़ा एक छोटे। अब छोटे वाले के हाथ में एक मैस दे दिया गया, स्टोन दे दिया गया उसको, ठीक है, एंड वो थ्रो करेगा तो वो कम फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसका स्टोन, ये ए बॉडी का स्टोन यहाँ पे फॉल कर गया, ठीक है। अब वही एक बड़ा आदमी जब फोर्स लगाएगा तो उसका जो स्टोन वो थ्रो करेगा वो थोड़ी दूर जाके गिरेगा। इट मीन्स अगर फोर्स कम है तो इसमें वेलोसिटी चेंजेस भी कम हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है।
तो अगर वेलोसिटी चेंजेस कम है तो एक्सेलरेशन भी कम है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास बॉडी जो है बहुत कम फासले पे जाके ड्रॉप हो गई है, लेकिन अगर फोर्स ज़्यादा थी, उसको बहुत फोर्सफुली थ्रो किया गया था, तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंजेस भी ज़्यादा हो रहे थे। हर पॉइंट पे जो है वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो रहा था। इट मीन्स के एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड्स लॉ। अब अगर हम एक्सेलरेशन या फोर्स का ही देख लें, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के एंड फोर्स ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर लेते हैं मास के, दोनों चीज़ें सेम है। अब अगर फोर्स जो है, अब मास ज़्यादा है, ठीक है, आप एक ले लें, इसी ए पॉइंट पे ए बॉडी ने जो थ्रो किया है वो स्मॉल स्टोन थ्रो किया, अब उसका मास, स्मॉल स्टोन का मास कम था, और अगर बॉडी बी को हम लोग दे दें कि एक फ्रिस्बी है, उसके ऊपर उसने फोर्स लगानी है, तो अब कौन सी चीज़ ज़्यादा दूर तक मूव करेगी, जिसका मास कम होगा, ठीक है। अगर मास स्टोन का कम है तो वो ज़्यादा दूर तक मूव करेगा। अगर स्टोन का मास ज़्यादा है तो जितनी मर्जी उस पर फोर्स लगा लें, वो थोड़ी ही फासला तय करेगा और गिर जाएगा। इट मीन्स के फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि मास कितना है। अगर एक बड़ी बॉडी है, उसके ऊपर हमें ऑब्वियसली फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर भी जो है हमारे पास रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो जल्दी रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर मास कम होगा तो हमें फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ेगी। तो इनका जो है फोर्स का और मास का इन्वर्स रिलेशन है कि मास कम है तो फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ रही है, लेकिन अगर मास बहुत ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, एंड फोर्स अगर ज़्यादा लगेगी तो मास जल्दी ड्रॉप भी हो जाएगा। अब उस ड्रॉप कंडीशन में जो है फोर्स और मास का इन्वर्स रिलेशन है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एफ ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एंड एम, तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह से जो है एक इक्वेशन बन सकती है। यहाँ पे अगर इसको इस कंडीशन इस तरह भी लिख सकते हैं, या एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी लिखा जा सकता है। अब इस दोनों पे जो है एक्सेलरेशन जो है दोनों साइडों पे है, तो एक्सेलरेशन इस तरह से आएगा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इट मीन्स मास टू वीएन में आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, इसको ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी एक ऐसी वैल्यू आती है जिसकी जो है हमें वैल्यू नोन होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। लाइक अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू एक्यूरेटली नोन है, दैट इज़ माइनस या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड -10 फॉर द नेगेटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे, हमें यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। लेट सपोज वो कांस्टेंट हमारे केस में है के एफ ओवर एम, ठीक है। अब इस के की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी रेशो निकालने के लिए इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब रीअरेंज करने में क्या होगा, m यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड अगर फोर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, इट मीन्स वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। अब k की वैल्यू हमें चाहिए, k की वैल्यू किस तरह निकलेगी, सिंपली हम एक्सेलरेशन और मास की वैल्यू पुट करें एंड देन फोर्स की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। एंड उसमें किस तरह से होगा, हमें k की वैल्यू चाहिए, सो k इक्वल्स टू एक्सेलरेशन के यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जो मास है दैट इज इन किलोग्राम, फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन, एंड न्यूटन ही जो है बेसिकली इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों कैंसिल होंगे, इट मीन्स k की वैल्यू है 1। तो ऐसा यूनिट्स में जो हमें k की वैल्यू मिलती है दैट इज 1 एंड इट इज द कांस्टेंट वैल्यू। अब इस कांस्टेंट को जब यहाँ पुट करेंगे देन दिस इक्वेशन विल बी a इक्वल्स टू f ओवर m, ठीक है। और ये एक बहुत जो है कॉमन या बहुत कॉमनली नोन लॉ है, f इक्वल्स टू m a, ठीक है। इसको हमने रीअरेंज किया, k की वैल्यू 1 पुट की, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दिया मास के साथ, दैट विल गिव अस द फोर्स
एफ, एंड एफ के जो है हमारे पास क्या होते हैं यूनिट, न्यूटन्स, एंड न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज बेसिकली द न्यूटन, एंड न्यूटन्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अब समटाइम तो ये लॉ आ जाता है कि ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, दैट इज अबाउट द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन, के उनके मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, उनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, एंड फोर्स और जो मास है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फिर हमने देखा कि जब हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है हमारे पास एक कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज के की वैल्यू हमने एसआई यूनिट्स में पढ़ी, दैट इज द 1, एंड अब हम देख रहे हैं कि फोर्स के यूनिट्स क्या होंगे, इट इज द न्यूटन, एंड न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि इक्वल है न्यूटन के, उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसकी डेफिनेशन है कि 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। मतलब कि एक जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, अगर 1 न्यूटन है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा और जिसका मास होगा 1 kg। तो न्यूटन किसके इक्वल होता है कि वो फोर्स 1 न्यूटन की वो फोर्स दैट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द मास ऑफ 1 किलोग्राम, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन, 1 न्यूटन। सो ये हमारा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने फाइंड आउट किया है एफ इक्वल्स टू ma, एंड एफ के जो यूनिट्स हैं दैट इज न्यूटन, एंड इट इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ मूव करते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ में जो है, पहले तो हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, दैट इज मास एंड वेट, ठीक है। सो मास और वेट में हम बहुत कंफ्यूजन कर जाते हैं कि जी मास और वेट जो है बॉडी का वो सिमिलर चीज़ है, जबकि ये सिमिलर चीज़ें नहीं है। मास एक डिफरेंट थिंग है, वेट जो है वो एक टोटली डिफरेंट थिंग है। किस तरह से कि मास जो है दैट इज ओनली पोजेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। मैटर जो है एक बॉडी है, उसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर रहे हैं, एक उनका अपना एक प्रॉपर्टी है कि वो पोजेस्ट कर रहे हैं स्पेस, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है दैट गिव्स द मास, ठीक है। तो अब बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मिलके एक बॉडी को बना रहे हैं, और वो सारी जो उसकी मैटर की प्रॉपर्टी है दैट इज द मास। अब वेट बॉडी का क्या होगा, अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी कोई फोर्स अप्लाई कर रही है उस मास के ऊपर, दैट इज द वेट। सो मास क्या है, सिंपली एक मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, एंड ये जो मास है वो कहीं पे भी चले जाएं, हम किसी भी जगह चले जाएं, चाहे हम उसको स्पेस में रख के काउंट कर लें कि उस मैटर में कितने पार्टिकल्स हैं, या ज़मीन पे रख के या कहीं रिवर्स वगैरह पे कर लें, तो वो मैटर या मास जो है बॉडी का वो सेम रहेगा। लेकिन जो बॉडी का वेट है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है या प्लेस जो है वो चेंज करता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, अगर वो ज़मीन के करीब है तो वो कुछ और होगी। अब स्पेस में ग्रेविटी की फोर्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे उस बॉडी का वेट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इसलिए जो मास है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लेस चेंज नहीं करता, वो एक कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है बॉडी की कि वो मैटर किस तरह से मिलके बना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है। एंड वेट इज डिपेंडिंग अपॉन द मास एंड ऑल्सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो वेट के लिए जो यूज होता है फॉर्मूला दैट इज mg। m इज द मास, कि बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो मिलके जो क्वांटिटी ऑफ मैटर दे रहे हैं दैट इज द मास, एंड उसके ऊपर जितनी भी फोर्स अप्लाई की जा रही है बाय द ग्रेविटी दैट इज g। सो इसका w जो है w वेट है, और w वेट किसके इक्वल है, अगर इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन में देखें तो फोर्स इक्वल्स टू ma, ठीक है। मास सेम रहा। अब इसमें एक्सेलरेशन है फोर्स में, वेट में क्या रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो बेसिकली द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
सो ये जो दोनों चीज़ें हैं इक्वल हैं, मतलब कि फोर्स ही जो है वेट होता है, और उसका फॉर्मूला क्या है mg, कि अगर हाइट पे कोई चीज़ है तो ग्रेविटी जिस तरह फोर्स एक्ट कर रही होगी, ग्रेविटी की जो फोर्स एक्ट कर रही होगी तो वो वेट हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन है उसके अंदर दैट इज कॉल्ड द फोर्स। और फोर्स और जो वेट है इनके सिमिलर यूनिट्स हैं, फोर्स भी अगर न्यूटन है तो वेट भी न्यूटन ही है, और या इनको कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमने देखा कि जो मास और वेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं बिल्कुल ही, क्योंकि मास जो है क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, एंड इट इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस, बट वेट चेंज करता रहेगा। एंड इट्स फॉर्मूला इज W इक्वल्स टू mg। इसके सिमिलर टू द फोर्स यूनिट्स हैं, दैट इज द न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे अबाउट द मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन थर्ड लॉ में क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, देयर इज अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी एक एक्शन करते हैं, कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मोशन कर रहे हैं, तो अगली बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको ज़रूर शो करेगी, बट वो आपकी जो है अगेंस्ट होगा या आपके ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। किस तरह से कि अगर एक बॉडी अप्लाई कर रही है फोर्स दूसरी बॉडी पे, लाइक अगर हम एक बॉल ले लेते हैं, ठीक है, बॉल है और एक वॉल है, ठीक है, दैट इज अ बॉल एंड इट्स अ वॉल। अब आपने इस बॉल को फोर्स लगा के इसके ऊपर वॉल पे जो है थ्रो करवाया, और जब ये हिट करेगी, ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि बॉल वहीं पे जो है स्लिप डाउन होके नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ वहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है। जब हमने बॉल पे फोर्स लगाई वो हिट हुआ वॉल पे, ठीक है, अब उसकी रिएक्शनल फोर्स वॉल की है। ये बॉडी ए थी, अगर ये बॉडी बी है, तो अब ए ने तो बी पे फोर्स लगा दी कि उसको हिट किया जाके एक पॉइंट पे, ठीक है। अब बॉडी बी जो है वो अगेन एक रिएक्शनल फोर्स लगाएगी जो कि ओपोजिट इन डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसीलिए जब आप समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बॉल को मार रहे होते हैं दीवार पे, देन कैच कर रहे होते हैं, वो क्यों कैच होता है? क्योंकि बॉल जो है एक रिएक्शनल फोर्स लगाती है जिसकी वजह से बॉल आपकी तरफ मूव करती है, बट इट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इट इज़ ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एंड इट इज़ एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन बट इट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में ही बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हमें ये बहुत क्लियरली पता चलता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जो चीज़ कर रहे हो, जो एक्शन कर रहे हो, उसका रिएक्शन ज़रूर हो रहा होता है, बट इट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी तो हमने एक जस्ट बॉल की एग्जाम्पल ली है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, यहाँ पे बुक है, ठीक है, चलें पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर जो है एक बुक रखी हुई है, ठीक है। अब वो बुक अगर जो है रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में क्यों है? उसके ऊपर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अब अगर वो एक फोर्स जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स जो है रिएक्शनल फोर्स मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन और वो अपवर्ड होगी, तभी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। किस तरह से कि अगर बॉडी पड़ी हुई है टेबल पे, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज द वेट, एंड वेट ऑफ बॉडी डाउनवर्ड एक्ट करता है, क्योंकि जो भी चीज़ है बॉडी अर्थ जो है उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इट मीन्स अगर उसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है या ग्रेविटी की फोर्स जो है उस पर अप्लाई हो रही है, बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि बॉडी नीचे की तरफ ही गिर जाए, यानी जो बुक है हमारी वो नीचे गिर जाए, ठीक है, टेबल से भी नीचे गिर जाए। ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक रिएक्शनल फोर्स है जिसने उसको बैलेंस किया हुआ है, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो कोई भी उसकी रिएक्शनल फोर्स होगी दैट एक्ट अपवर्ड, ठीक है, वो टेबल की रिएक्शनल फोर्स होगी दैट एक्ट्स अपवर्ड, और जब ये दोनों बैलेंस होंगी तो बुक जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी।
ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने देखा कि एक बुक जो सिंपली हम देख रहे होते हैं कि टेबल पे पड़ी है या चेयर पे पड़ी है, कहीं पे भी पड़ी है, तो वो पड़ी रहती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम कह रहे हैं ये बात, हम बार बार कहते हैं कि ग्रेविटी जो है हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि हमारी बुक खुद ब खुद ही नीचे गिर जाए? तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिएक्शनल फोर्स दैट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट इज स्टेटेड बाय द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो अभी हमने दो एग्जाम्पल्स देखे हैं, दैट इज फर्स्ट फॉर बॉल एंड द सेकेंड फॉर द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को भी स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, एक हमारे पास है बैलून, उसको हमने फिल कर दिया एयर से, ठीक है, फिल्ड विद एयर। अब उसके जो नॉब सी होती है, आप जब उसको छोड़ देते हैं, आपने उसको थ्रेड से टाई अप नहीं किया या उस पर कोई नॉब नहीं यूज़ की, अब उसके अंदर से आप इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा कि हवा जो आपने भरी हुई थी वो बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। अब एक्शन क्या हो रहा है कि जैसे ही छोड़ा हवा नीचे की तरफ मूव कर रही है, बैलून जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, हम भी घरों में बहुत करते हैं कि जी ब्लो करते हैं बैलून को बाय फिलिंग द एयर इनसाइड इट, और जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो हवा नीचे की तरफ आ रही होती है। अब वो नीचे की हवा का जो रिएक्शनल फोर्स है बैलून का अपना, वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से बैलून जो है वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अब इसी तरह हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम अपने एक रॉकेट को ही देख लें, ठीक है, रॉकेट्स में क्या होता है कि रॉकेट की मूवमेंट अपवर्ड हो रही होती है, ठीक है। रॉकेट किस तरह से मूव कर रहे होते हैं, ये एक रॉकेट बना लेते हैं, ये फायर है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड मूव कर रहा है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ उसकी रिएक्शनल फोर्स है। सो रॉकेट तो पहले स्टैंडिंग पोजीशन में था, तो ऐसा क्या हुआ कि उसको मूव करने की ज़रूरत पेश आई। तो हमने यहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई किया कि हमने जो यहाँ पे गैसेस थी, ठीक है, जो भी उसके अंदर कंबस्टिबल गैसेस हमने रखी होती हैं जिनको जलाया जा सकता है, उनको जो है जलाया, देन फायर निकलेगी। अब फायर जो है वो टूवर्ड्स द ग्राउंड होती है, ठीक है। अब वो इतनी ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकल रही होती है वो फायर, उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसकी एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अब बॉडी बी जो है वो एक रिएक्शनल फोर्स लगा रही होती है, और वो बॉडी बी कौन सी है, रॉकेट की अपनी अपर साइड बॉडी, और वो इतनी फोर्स से रिएक्शन लगाएगी कि वो अपवर्ड मूव कर जाएगी, सिमिलर टू द बैलून जिसमें हमारे पास एयर थी। अगर तो एयर जो है बाहर की तरफ मूव कर रही थी, और जो रिएक्शनल फोर्स थी उसकी वजह से बैलून अपवर्ड मूव कर गया या डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। इसी तरह रॉकेट जो है, रॉकेट में गैसेस को, जब कंबस्टिबल गैसेस को फायर की मदद से हम जलाएंगे तो फायर जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, बट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है। तो अब हम अपनी डेली लाइफ में ही इतनी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जिसमें हर चीज़ का एक्शन है अगर एक, तो उसका रिएक्शन ज़रूर हो रहा होता है, बट इट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमने एक बॉल की ही एग्जांपल ले ली कि वो जब हम हिट कर रहे हैं उसको वॉल पे, तो वो अगेन जो है वॉल फोर्स अप्लाई कर रही है, रिएक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से हम बॉल को कैच कर पाते हैं, वरना ऐसा होता कि वो नीचे गिर जाती। उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। इसी तरह अगर कोई भी चीज़ जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, जिस तरह हमने बुक एग्जाम्पल ली दैट इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, तो उसके ऊपर भी उसकी अगर वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, उसकी एक रिएक्शनल फोर्स थी दैट इज एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है, उसने उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा हुआ था, सॉरी। इसी तरह अगर हम बैलून लेते हैं, बैलून में क्या होगा सॉरी, उसको एयर से हमने फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद क्या होगा, जितनी भी एयर जो है जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो सारी हवा जो है बाहर निकलेगी, एंड रिएक्शन में क्या होगा, बैलून अपवर्ड मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर हम एक रॉकेट को देखें, रॉकेट में जितनी भी कंबस्टिबल गैसेस थी उन्होंने बर्न करना स्टार्ट किया, वो गैसेस बाहर निकल रही हैं, जिसकी वजह से एक रिएक्शनल फोर्स रॉकेट की तरफ से लग रही है। सो दैट्स वाई जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो ये न्यूटन्स के 3 लॉज थे, एंड थर्ड लॉ वाज अबाउट द एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन बट इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम स्टडी करेंगे टेंशन एंड एक्सीलरेशन को इन द बॉडीज, ठीक है, एक्सीलरेशन इन अ बॉडी।
अब टेंशन क्या है? दैट इज द रिएक्शनल फोर्स, ठीक है। ये एक उस तरह की रिएक्शनल फोर्स है जो बॉडीज को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने में सपोर्ट कर रही है, ठीक है। किस तरह से? अगर हम लोग यूं देखें, एक क्लैंप कर दिया हमने स्ट्रिंग के साथ, ये हमारे पास स्टैंड था, एंड देन हमने एक स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग के साथ एक वेट अटैच कर दिया। अब वेट पे क्या है? कोई भी मास है तो मास के ऊपर ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है, ग्रेविटी की फोर्स उस मास पे, तो ये क्या बन जाएगा? वेट, ठीक है। सो डाउनवर्ड जो एक्ट हो रही है फोर्स, दैट इज द वेट। अब उस वेट को जो है रिएक्शनल फोर्स से हमें बैलेंस करना है, और वो बैलेंस करने वाली फोर्स कौन सी है? दैट इज द टेंशन। सो ये अगर अपवर्ड है तो हमारी जो अर्थ की फोर्स जो हमें अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज द डाउनवर्ड। तो दोनों चीज़ें जब बैलेंस करेंगी तभी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी। सो टेंशन क्या है? एक वो फोर्स है जो एक रिएक्शनल फोर्स है और वो बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने में सपोर्ट कर रही है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होगा जब टेंशन होगी किसी भी स्ट्रिंग में। तो जैसे ही बॉडी मूव करेगी, ठीक है, हम उसको अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई जो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी, उसमें कोई चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट विल गिव अस द एक्सेलरेशन। सो अब हम यहाँ पे अपने दो केसेस को डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम टेंशन और एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। एक तब जब हमारी बॉडी या कोई भी चीज़ जो है वो हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है, मतलब एक टेबल है उसकी सरफेस के ऊपर पड़ी मूव कर रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन है। और दूसरा केस हम इस तरह से पढ़ेंगे कि अगर कोई भी बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही है इन अ वर्टिकल कंडीशन। सो सबसे पहला केस है हमारा अबाउट द वर्टिकल वंस। सो इट इज vertical motion of two bodies attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley। इस स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि एक पुली को कंसीडर किया गया, ठीक है। पुली इस तरह से होती है जो कुएं भी पहले यूज़ होते थे, उसके ऊपर राउंड शेप में बनी होती है, एक नोब सी जो मूव करती है, उसके ऊपर चेन यूँ फेंकी होती है, एक एंड को आप खींच रहे होते हैं, देन दूसरे से बकेट ऊपर आ रही होती है। इसी तरह की वही पुली हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम वर्टिकली बॉडीज़ के मास को अटैच करेंगे। किस तरह से? कि अब हमने एक बॉडी का मास लिया है M2 एंड M1। M1 जो है हमने थोड़ी बड़ी बॉडी या मास जो है बॉडी का ज़्यादा कंसीडर किया है, और M2 जो है वो उसके अकॉर्डिंगली कम कंसीडर किया है। सो अब जब हम दोनों को अटैच करेंगे ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, एक स्ट्रिंग से अटैच करेंगे, तो क्या होगा? जो वेट जिसका ज़्यादा होगा वो थोड़ी ग्रेविटी के अंडर ज़्यादा मूव कर जाएगी, वो नीचे की तरफ आएगी। अब जो मास M2 है दैट इज स्मॉल वन, तो ये अपवर्ड मूव कर रहा है। अब इस पुली में क्या है कि कोई भी हमने फ्रिक्शनलेस फोर्सेस अप्लाई नहीं की, मतलब कि पुली की जो सरफेस है दैट इज़ वेरी स्मूथ, ठीक है, कोई भी उसको रुकावट नहीं है या कोई भी इस तरह की चेंजिंग्स नहीं है कि उसको अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करना पड़े या कोई भी उसके अंदर चेंजेस क्रिएट हो सके। ये बहुत ही एक स्मूथ पाथ है जिसके ऊपर स्मूथली एक जो स्ट्रिंग है वो हमने फेंका हुआ है और उसके साथ दो मैसेस को अटैच किया हुआ है। अब इसमें किस तरह से होगा कि वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब मैस 1 है तो M1G लिख दिया, अगर इसका मैस देखेंगे दैट विल बिकम M2G। अब टेंशन किस तरह से होगी? टेंशन ने इस वाली फोर्स को, वेट की फोर्स को जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है, उसके रिएक्शनल एक फोर्स देनी है, इसलिए टेंशन जो है वो अपवर्ड होगी एंड इस केस में भी टेंशन अपवर्ड होगी। अब चूंकि बॉडी ने कुछ ना कुछ जो है मोशन की है, मूव किया है, अब M1 बड़ा था, इट मीन्स वो जब नीचे मूव किया तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगी। लेकिन M2 जो है छोटा है, अब छोटा होने की वजह से M2 नीचे चला गया, M2 को ऊपर जाना पड़ा। सो M2 का जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ से हम इन्हीं दो मैसेज को कंसीडर करेंगे और टेंशन को भी कैलकुलेट करेंगे एंड हम जो है इसमें एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ से हमारी अब डेरिवेशन स्टार्ट होती है। डेरिवेशन में अगर हम देखें तो M1 को सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। M1 में क्या होगा? नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है बॉडी पे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, हमने सबसे पहले इसको काउंट करना है, बॉडी M1 करना है।
ठीक है। m1 बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज द वेट एंड ऑल्सो द टेंशन। अब वेट ज़्यादा है, इट मीन्स ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा हो गई, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा है कि उसने अपने जो है ज़्यादा नीचे की तरफ खींच लिया है। तो अब नीचे की तरफ चला गया, मतलब m1g जो है पहले आ जाएगा। अब टेंशन कम है तो m1g में से जब हम माइनस करेंगे टेंशन को, दैट विल बिकम इक्वल्स टू द नेट फोर्स। सो नेट फोर्स हमारे पास इस केस में क्या आएगी, F इक्वल्स टू m1g माइनस टी, ठीक है। अब हमने जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है उससे पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू ma, क्योंकि बॉडी जो है फोर्स जो है या वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट करे, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स या वेट। तो अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा इन द फॉर्म ऑफ फोर्स m1a इक्वल्स टू m1g माइनस टी, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन फॉर द मास m1 कि m1 पे जितनी फोर्स एक्ट कर रही थी। अब हम इसी तरह से इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मास 1 था, मास 2 टेंशन अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड बट इसका अपवर्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, m2g m1g। अगर हमने नेट फोर्स काउंट करनी है फॉर बॉडी m2, ठीक है, नेट फोर्स जो m2 पे एक्ट कर रही है, अब ये मास कहाँ मूव कर गया, अपवर्ड, क्योंकि मास की वैल्यू कम थी और दूसरी साइड पे जो मास था वो ज़्यादा था। अब वो जब नीचे मूव कर गया, दूसरी को अपवर्ड मूव करना पड़ा है, इट मीन्स कि टेंशन की फोर्स उसमें ज़्यादा हो गई है, उसने ज़्यादा फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। इट मीन्स कि टेंशन में से जब हम m2g को माइनस करेंगे देन वी कैन गेट द नेट फोर्स ऑन m2। अब m2 पे उसी तरह से फोर्स है t माइनस m2g एंड यहाँ पे फोर्स क्या होगी फॉर द मास m2, F is equals to m2a equals to t minus m2g, that is the equation number 2। So हम लोग यहाँ डिस्कस ही क्या कर रहे हैं, टेंशन एंड एक्सेलरेशन को। तो हमने अभी वर्टिकली जो है टू बॉडीज को अटैच किया हुआ है विद अ फ्रिक्शनलेस पुली, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करेंगे एंड टेंशन भी फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाएगा, एक इकट्ठे करके सॉल्व किया जाएगा, देन वी कैन गेट द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन। सो अगर हम इसको इस तरह से करें कि m फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दें सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, बाय एडिंग 1 and 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2। सो इसको ऐड करने से क्या होगा कि m1a इक्वल्स टू m माइनस जी माइनस टी, इस तरह से लिख लें, एंड m2a इक्वल्स टू t माइनस m2g। ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या होगा, t एक जगह नेगेटिव में है, एक जगह पॉजिटिव में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से आएगा प्लस टी माइनस टी, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं वैल्यू बचेगी। अब हमारे पास m1 प्लस m2 इंटू a, क्योंकि a दोनों में कॉमन था। इसी तरह अब m1 माइनस m2 g आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m1 के साथ पॉजिटिव साइन है एंड m2 के साथ नेगेटिव साइन है। अब आगे क्या करेंगे, सिंपली इसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज किस तरह से करना है कि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, एक्सेलरेशन को एक साइड पे रहने दें, तो हमारे पास दूसरी साइड पे बचेगा m1 माइनस m2 इंटू जी एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा था एक्सेलरेशन से, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, देन इट विल गिव m1 प्लस m2। सो ये हमारी होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, दैट इज m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 द होल मल्टीप्लाई बाय g। अब इसी तरह अगर हमें टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हीं दो इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2, इस तरह से इक्वेशन 1 एंड 2 यूज़ करेंगे और इक्वेशन 1 और 2 को दोबारा लिख लेते हैं। m1g minus t equals to m1a, that was equation number 1, and m2g
t minus m2g equals to m2a equals to that is equation नंबर 2। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम t कैलकुलेट कर लेते हैं। t कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि इस सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 1 पे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। तो 2 इक्वेशन क्या है, t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 दैट इज m1g माइनस t डिवाइडेड बाय m1a। अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, कैंसिलेशन नहीं हो सकती डायरेक्ट, बट यहाँ पे एक ही फैक्टर है और a से कैंसिल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे a को कैंसिल कर देंगे। अब क्या होगा, जस्ट रीअरेंजमेंट करेंगे एंड देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द टेंशन। सो m1 इंटू टी माइनस m2g आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था m1, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये पूरा फैक्टर m2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1g माइनस टी, ठीक है। अब इसी तरह इसको जस्ट ओपन करेंगे एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द टेंशन। किस तरह से, m1t माइनस m1 m2g इक्वल्स टू m2 m1g माइनस m2t। अब ये इक्वालिटी का साइन आ रहा है, हम क्या करेंगे, जस्ट रीअरेंज करेंगे, t वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएं, दूसरी वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएं। अब m1t ये इक्वालिटी के दूसरी साइड पे थी, जब इस साइड पे आएगी माइनस का साइन था, प्लस हो जाएगी m2t। यहाँ पे m2 m1g ऑलरेडी था, अब यहाँ से जो वैल्यू इक्वालिटी के दूसरी साइड पे आएगी तो ये नेगेटिव में है, वहाँ जाके पॉजिटिव में हो जाएगी m1g, ठीक है। तो अब यहाँ से हम t को कॉमन निकाल सकते हैं, m1 प्लस m2 इंटू टी प्लस ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो ये ऐड हो रही हैं, इट विल गिव 2m1 m2g। हमें सिर्फ टेंशन की वैल्यू चाहिए, सो टेंशन इधर रहेगी, t इधर रहेगा एंड बाकी जो इसके साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, सो वी कैन गेट द टेंशन। अब इसमें क्या किया है कि टेंशन एंड एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया सिंपली, और 2 हमने वैल्यूज निकाली बाय यूजिंग द पुलिस, ठीक है। एक मैथ्स हमने ज़्यादा लिया, एक मैथ्स कम लिया है, और उन्हीं मैथ्स से हमने 2 इक्वेशंस निकाली। इक्वेशंस को हमने जब साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों को एड अप कर दिया, देन वी गेट द एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन 2 को जब हमने इक्वेशन 1 पे डिवाइड किया तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, टेंशन। दैट वाज द केस फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ द 2 बॉडीज। अब इसी तरह से हमें दूसरा केस डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बॉडीज, ठीक है, दैट इज टेंशन। सो सेकेंड इज द मोशन ऑफ द 2 बॉडीज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग। Motion of the 2 bodies attached to the end of the string that passes over the frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on the horizontal surface, ठीक है। अब इसमें भी हमें स्टेटमेंट से ही आइडिया हो रहा है कि एक जो बॉडी है वो मूव कर रही है वर्टिकली एंड द अदर वन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। इट मीन्स कि एक जो है, अगर ये टेबल है तो टेबल पे एक जो बॉडी है दैट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एंड द अदर वन इज मूविंग वर्टिकली, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक पुली यूज़ की है जिसमें क्या हो रहा है कि अगर मास अटैच है तो वो उस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, एंड अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो वो वर्टिकली जा रहा है। सो अब हम इस केस को डिस्कस करते हैं। इस साइड पे एक टेबल है, यहाँ पे हमने इसके साथ पुली अटैच की हुई है। एक फ्रिक्शनलेस पुली है जिसमें कोई रगड़ नहीं प्रोड्यूस हो रही और जो स्ट्रिंग है वो इजीली इसके ऊपर मूव कर सकता है। अब एक बॉडी हॉरिजॉन्टली अटैच है, द अदर वन इज वर्टिकली अटैच टू इट। अब मास m1 जो है दैट इज बिगर देन m2, ठीक है। अब m2 अगर m1 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा और पुली नीचे की तरफ मूव करेगी, पुली से ये मास डाउनवर्ड जाएगा। अब जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज m1g, और टेंशन की वो फोर्स जो उसको अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स है और अपवर्ड मूव करवा रही है,
सो इस मास के ऊपर टू ही फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, वन इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड द अदर वन इज द टेंशन। और जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, तो ये इस तरफ को डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। अब जो m2 है उसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके जो रिएक्शनल फोर्स लग रही है दैट इज द टेंशन, और टेंशन अपवर्ड है। लेकिन इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन को देखें, क्योंकि एक्सेलरेशन वो है जब चेंज आ रहा हो वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, जब डिस्टेंस कवर होगा। तो एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगा अब जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज द एक्सेलरेशन। सो अब हम अपनी नेट फोर्सेस को उसी तरह से पहले टॉपिक की तरह ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास नेट फोर्स, अगर हम नेट फोर्स फॉर m1, तो सिमिलरली उसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर गई है। इट मीन्स वेट जो है बॉडी का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टेंशन। सो नेट फोर्स जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू m1g माइनस t, एंड फोर्स किसके इक्वल है, m1a इक्वल्स टू m1g माइनस t, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम अगर इस बॉडी को देखें तो इसमें जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। और वेट को हम कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे जो है बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है। अगर वो वर्टिकली मूव कर रही है, फोर्स उसी डायरेक्शन में नहीं लग रही जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्सेलरेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि जो नेट फोर्स होगी हमारी ऑन m2 दैट इज ओनली द टेंशन दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, और यही फोर्स जो है वो टेंशन के इक्वल होगी, क्योंकि बॉडी का वो डिस्टेंस जो है कवर नहीं हो रहा इन द डायरेक्शन ऑफ वेट। सो हमारे पास सिंपली टेंशन आ गया दैट इज इक्वल्स टू एफ यहाँ पे हमारी केस में है m2a दैट विल बिकम इक्वल्स टू t, एंड ये है इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह से हमें जस्ट सिंपली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एंड वैल्यू ऑफ टेंशन को फाइंड आउट करना है। साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे किस तरह से कि ऐड कर दें 1 एंड 2 को, एडिंग 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो m1a इक्वल्स टू m1g माइनस t, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट्स इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स जो सिंपली बचेगा m1a प्लस m2a, दोनों ऐड हो रही है क्वांटिटीज, और यहाँ पे m1g बच जाएगा। तो एक्सेलरेशन दोनों में आ रहा है, इट मीन्स कॉमन निकाल सकते हैं, m1 प्लस m2a इक्वल्स टू m1g। सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो m1g इधर रह जाएगा, एंड जो फैक्टर उस एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे। सो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है इन दैट केस इट इज इक्वल्स टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g, कि हमारे पास जो दो फोर्सेस आ रही थी उसमें से एक फोर्स जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी तो सिर्फ टेंशन की फोर्स अप्लाई हो रही थी, क्योंकि जो वेट था वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, बट एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था, बॉडी उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही थी। इसलिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लिया है। अब सिंपली हमें टेंशन को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम इसी तरह से जिस तरह पहले किया है इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। डिवाइडिंग 2 बाय 1 मतलब 2 इक्वेशन को 1 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 इक्वेशन है हमारे पास m2a इक्वल्स टू t। इसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 पे, इट मीन्स m1a डिवाइडेड बाय m1g माइनस t, m1g माइनस t। सो यहाँ पे भी हमारे पास ऊपर नीचे दोनों साइडों पे एक्सेलरेशन आ रहा है, सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे टेंशन कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास एक जो है अदर फैक्टर उसके साथ आ रहा है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, अगेन उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर बचा जस्ट m2, अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा फैक्टर दैट इज इन ऑपोजिट साइड एंड इट इज
m1g माइनस टी। इसी तरह से ये जो m1 है इस t के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो m1t। और हमें टेंशन की वैल्यू चाहिए, इट मीन्स हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। m1g माइनस m2t इक्वल्स टू m1t। t की दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएंगे, देन हम उसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ से t की वैल्यू डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों साइड्स पे t मौजूद है। m2 m1g इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, m1t प्लस m2t। t दोनों में आ रहा है, इट मीन्स इसको कॉमन ले लेंगे। इट विल गिव m1 प्लस m2 इंटू t। t की वैल्यू चाहिए तो t यहाँ पे ही रहेगा। अब ये फैक्टर के नीचे दूसरा फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, m1 प्लस m2। इस g को बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 2 and 1। एंड अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें जस्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसी वैल्यू से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें, दैट विल बी इजी कि g को यही रहने दें, बाकी एक्सेलरेशन के लिए ये फैक्टर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो जाएगा, देन इट विल गिव अस द एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द टेंशन एंड द एक्सेलरेशन, जिसमें हमने 2 केसेस